रिसेंटली बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा भारत को चेतावनी दी गई कि जो भी हमने इंडिया के साथ एमओयूज को साइन किया हुआ है या फिर प्रोजेक्ट्स को साइन किया हुआ है, हम उन सभी प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप कर देंगे अगर हमें लगा कि उससे बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, बदले में जवाब में भारत ने आउटराइटली एक प्रोजेक्ट है जो कि बांग्लादेश के साथ हमने साइन किया हुआ था एंड उस प्रोजेक्ट को अब भारत के द्वारा यहाँ पे रोक दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बात हो रही है डीजल पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन की, जिसको कि इंडिया ने पहले फैसला किया था कि हम लोग इस ऑयल पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन को और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। लेकिन अब इंडिया ने बोला है दैट वी आर नाउ गोइंग टू हॉल्ट द पाइपलाइन एक्सटेंशन बिकॉज बांग्लादेश में अब एक नई पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुकी है। जिस पाइपलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप ऑयल पाइपलाइन कहलाई जाती है, जो कि हमारे सिलीगुड़ी से शुरू होती है और बांग्लादेश के परबातीपुर ऑयल डिपो तक जाती थी। ये वाली पाइपलाइन जो कि यहाँ से इस तरीके से ऐसे जाती थी, ऑलमोस्ट 131 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। एंड रिसेंटली जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, तो भारत ने कहा था कि इसी पाइपलाइन को हम लोग और आगे बांग्लादेश में एक्सटेंड करेंगे, जिससे कि बांग्लादेश के जो बाकी एरियाज हैं वहाँ पर भी तेल को पहुँचाया जा सकेगा। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग इस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को अभी हॉल्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज नाउ प्रेस्ड द पॉज बटन ऑन दिस, और जो एक्सटेंशन का प्लान था उसको एक बार के लिए रोक दिया गया है। बात करेंगे इस पाइपलाइन के बारे में, क्या है इसकी हिस्ट्री, कब इसको शुरू किया गया था, क्या हम इससे ट्रांसफर कर रहे थे, एंड अब जो इंडिया के द्वारा सडनली ऐसा कदम लिया गया है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए यहाँ पर दी गई डेट्स को, जीएस बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं। एंड इन जीएस बैचेस के साथ साथ हम लोग आपके लिए डेडिकेटेड सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी की मदद से स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, यूपीएससी का सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो ब्रीफली मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। आज से 6 साल पहले की बात है, 2018 सितंबर में उस टाइम पे पीएम मोदी ने उस टाइम पे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ मिलकर के फैसला किया था कि हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ऑयल पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन को शुरू करने वाले हैं। ऑब्वियसली ये बातचीत हुई, यहाँ पर मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन अगले ही साल जब कोविड की प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिले होती है। लेकिन फाइनली कंस्ट्रक्शन जो है वो 2023 मार्च में कंप्लीट हो जाती है। एंड इमीडिएटली ये अनाउंस किया जाता है कि अब बांग्लादेश जो है वो भारत से फ्यूल को इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा पाइपलाइन के माध्यम से फ्रॉम 18 मार्च 2023। नाउ ये वाली पाइपलाइन वंस अगेन देख लीजिए। बेसिकली क्या हो रहा था कि हमारी जो नुमालीगढ़ की रिफाइनरी है, सबसे पहले जो ऑयल है वो यहाँ से रेलवे के माध्यम से पहुंचाया जा रहा था हमारे सिलीगुड़ी के शहर में, और सिलीगुड़ी से हमने पाइपलाइन को बनाना शुरू किया, जो कि पहले जाती थी पंचगढ़, पंचगढ़ से आगे यहाँ पे नीलफामारी एंड उसके बाद आगे दिनाजपुर, जहाँ पे परबातीपुर का डिपो है। ये पूरी की पूरी पाइपलाइन का प्लान बनाया गया था। टोटल पाइपलाइन की लेंथ 131 किलोमीटर थी, जिसमें इंडिया की जो लेंथ थी वो केवल 5 किलोमीटर थी एंड बची हुई 126 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर बनाई जाने वाली थी। जो प्रोजेक्ट था काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट था एंड
इसमें जो ये पाइपलाइन बनाई गई थी, इसका जो सबसे बड़ा फायदा था, तेल तो जाना शुरू हो चुका था, सबसे बड़ा जो फायदा था वो मेनली हो रहा था बांग्लादेश के नॉर्दर्न रीजन को। ये वाले जो एरियाज हैं, रंगपुर हुआ, राजशाही हुआ, यहाँ पर बहुत सारी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और भी ये बहुत सारा जो एरिया है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए नोन है, और इस एरिया में जो ये तेल जा रहा था वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इसका फायदा हो रहा था। ये भी आपको बता दूं कि इस पूरी पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन में, जो कि ऑलमोस्ट 450 करोड़ का प्रोजेक्ट था, बांग्लादेश का जो इसमें हिस्सा था 285 करोड़ का था, एंड वो भी इंडिया की ही हेल्प से। इंडिया ने ही बांग्लादेश को यहां पे ग्रांट दिया था इस पर्टिकुलर पाइपलाइन को तैयार करने के लिए। एंड दोस्तों, क्योंकि ये पाइपलाइन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, तो जब तक शेख हसीना की सरकार थी, भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि पहले तो हम लोग डीजल के साथ साथ अब यहाँ पर हाई सल्फर फ्यूल HSFO को भी भेजना शुरू करेंगे, फर्नेस ऑयल को भी भेजना शुरू करेंगे, जो कि अल्टीमेटली बांग्लादेश की मैरीटाइम इंडस्ट्री में, घरों में, बिजनेसेस में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। एंड भारत ने ये भी कहा था कि हम लोग इस पाइपलाइन को अब आगे जाकर के एक्सटेंड करने में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। चूंकि जो पूरा अग्रीमेंट हुआ था ये लगभग 15 साल का अग्रीमेंट था जो कि हमने यहाँ पर साइन किया था, लेकिन नाउ सडनली इंडिया ने अनाउंस किया है कि वी आर नाउ गोइंग टू हॉल्ट द डीजल पाइपलाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, बिकॉज बांग्लादेश में जो राजनीतिक संकट है वो आ चुका है एंड हम लोग यहाँ पर और तरह के रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नाउ द मेन रीज़न जिसकी वजह से भारत ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि पहले तो बांग्लादेश ने ही हमें इस चीज़ के लिए ट्रिगर किया। अगर आप देखें, आज से जस्ट 2 दिन पहले बांग्लादेश ने भारत को चेतावनी दे दी कि जो भी MOUs, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, जो कि शेख हसीना ने PM मोदी या फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के साइन किए थे, हम उन सभी का विश्लेषण करेंगे। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि जो पुरानी लाइन ऑफ क्रेडिट्स यानी कि जो लोन लिए हुए हैं हमने भारत से 2010 में, 16 में, 17 में, उन सभी का विश्लेषण करेंगे। एंड बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने, जो नए उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि कोई भी MOU यहाँ पर अग्रीमेंट नहीं है, हर अग्रीमेंट को रिव्यू किया जा सकता है और अगर बेनिफिशियल नहीं होगा तो उस अग्रीमेंट को हम लोग यहाँ पर रिवोक भी कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने साथ ही में उनकी जो वाटर रिसोर्सेज को लेकर एडवाइजर हैं, जो नई मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी को लेकर भी उन्होंने भारत को एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि अगर भारत यहाँ पे कंप्लाई नहीं करेगा तो हम लोग इस पूरे मुद्दे को इंटरनेशनल लेके जाएंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे और इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के तहत जो हमारा हक बनता है वो उसको हम लोग लेकर रहेंगे। बिकॉज इस तरीके से नई सरकार डील कर रही है, दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से भारत ने अब सडनली इतना कड़ा कदम है जो कि बांग्लादेश के साथ यहाँ पे ले लिया है। नाउ यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भारत के इस कदम से कहीं ना कहीं भारत को ही नुकसान है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरी थी उसको यहाँ पे अच्छी कमाई हो रही थी, बांग्लादेश को डीजल की ज़रूरत थी, हम लोग डीजल को भेज रहे थे। सो यस, इकोनॉमिकली यस, हम बिल्कुल मानते हैं कि ये वाला जो कदम है उससे भारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिकली इस कदम को देखें, इस कदम की डायमेंशंस को देखें, तो मैं समझता हूं कि जियोपॉलिटिकली भारत ने बहुत ही शानदार कदम लिया है। बिकॉज ऐसा करने से हम बांग्लादेश को कभी ना कभी, अगर मान लीजिए कोई नेगोशिएशन करने की बात आती है, कभी ना कभी कोई दांव पेच खेलने की बात आती है, तो हमारे पास भी नेगोशिएशन करने के लिए कुछ ना कुछ लेवरेज होनी चाहिए, कोई बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए, जो कि हम लोग अब इस कदम से यहाँ पर उसको कल की डेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यस, जियोपॉलिटिकली भारत के द्वारा एक सोचा समझा कदम है। इकोनॉमिकली इसमें थोड़े बहुत नुकसान हमें हो सकते हैं। बाकी जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी हम लोग आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड